गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल की टैगलाइन है, स्टेटस में है कि चलो अपने लॉ की स्टडी को, अपनी पढ़ाई को इजी भी बनाएं और इंटरेस्टिंग भी बनाएं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बात को कहा है और सिंपल तरीके से कहा है, ताकि कि आप सभी लोगों को पसंद भी आए, समझ भी आए और कनेक्शन में भी आ जाए। राइट, इसी रेफरेंस में आज फिर आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं। क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कर रहे हैं, उसी दिशा में मैं आपको बताती हूँ क्यों है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस और इसका स्कोप क्या है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप अगर टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ोगे तो बस इतना ही बहुत है कि एजेंसीज क्या है, राइट्स कौन से होते हैं, काउंसिल्स क्या काम करती हैं, किस तरह से एक कंप्लेंट को फाइल किया जाता है, उसका प्रोसीजर या रिड्रेसल सिस्टम क्या होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किसी भी एक्ट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इसका स्कोप क्या है, किन किन तरीकों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम स्प्रेडिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्या क्या सोच है हमारे बिजनेसमैन की और हमारे कंज्यूमर्स की अप्रोच कहाँ तक है। इन सभी बातों को लेते हुए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट की, तो हम इसे दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अलग चीज सामने आती है, और अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो एक अलग चीज सामने आती है। तो चलिए, अगर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कस्टमर और अपना एक्ट है कंज्यूमर, क्या आपको लगता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में कोई अंतर होता है? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि यस, बोथ आर डिफरेंट। कैसे? देखो, वन हु कंज्यूम्स इज कॉल्ड कंज्यूमर एंड वन हु बाइज इज कस्टमर और बायर। तो फिर यहाँ पे हम कंज्यूमर पढ़ रहे हैं एक्ट में और यहाँ हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यहाँ समझो, जैसे अगर एक डेप्थ में बात जब करते हैं तो दो चीजें एक ही मानी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही इस एक्ट में कंज्यूमर को ही कस्टमर भी माना गया है और कस्टमर को ही कंज्यूमर भी माना गया है। बस मुद्दा इतना सा है, जिसने उस चीज को खरीदा है और उस चीज को उपभोग किया है। दोनों में से दोनों बातें हो सकती है, चाहे दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, लेकिन ये ऑथेंटिफाई होना चाहिए कि वो चीज खरीदी गई है, कहाँ से खरीदी गई है, कब खरीदी गई है, इस चीज का एविडेंस जरूर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये, हाँ, मैंने आपको कस्टमर और कंज्यूमर का एक डिफरेंस जो इस एक्ट में है वो बता दिया और किस तरह से सिमिलर है वो भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर रहे हैं कि ग्राहक के हिसाब से या उपभोक्ता के हिसाब से इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, तो जरा बात करें। देखो, हमारे इंडिया में क्या बात है कि यहाँ का कस्टमर अनऑर्गेनाइज्ड बहुत है। कैसे? अब अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर क्या होता है? देखो, मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किए गए हैं, उसके अलावा भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कस्टमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए या उसकी राइट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस वर्क कर रहे हैं। अब आप एक मिनट के लिए देखो, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 133 करोड़, और उसके पीछे मैंने आपको 9 या 10 एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे जो इसके लिए काम कर रहे हैं। मेनली बॉम्बे में, कोलकाता में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, कोलकाता में, इस तरह के एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में एसोसिएशंस हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए बात कर रहे हैं, हमारा कस्टमर या कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब किसी एक संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारे इंडिया में रह रहा है और वो चीज़ों को खरीद रहा है और कंज्यूम कर रहा है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस एक्ट की। हम बात कर रहे हैं ना, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंस? तो इसके एक्ट की इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ का जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूंगी तो आपको मैं पता है कि कंज्यूमर जो एजुकेशन और रिसर्च सेंटर है गुजरात का, वो काम कर रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो काम कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स को बताने वाले काम कर रहे हैं। और फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु है। अगर मुंबई ग्राहक पंचायत, मैंने आपको कहा था, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी ऐसी संस्था है जिसमें मुंबई के मोर देन 80,000 कस्टमर्स जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, तो पर 80,000 की क्या
वक्त होती है, अगर 133 करोड़ की बात करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इसलिए भी इस एक्ट की इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन को और कस्टमर्स की अवेयरनेस को देखते हुए ना काफ़ी साबित हो रही है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, कंज्यूमर इग्नोरेंस। अगर हमारा कंज्यूमर और अनऑर्गेनाइज्ड है तो साथ में ही ऑर्गेनाइज्ड होकर के भी वो इग्नोर भी कर रहा है चीज़ों को। यानी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जनरली आप देखोगे हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, हमें समझ में आया है कि हम बेवकूफ़ बन गए हैं, हम ठग लिए गए हैं, हमसे प्राइसिंग ज़्यादा ली गई है या क्वालिटी उतनी नहीं दी गई है जितनी हमारे को गारंटी दी गई थी या श्योर किया गया था। उसके बावजूद हम कई बार चीज़ें लेट इट गो वाले एटीट्यूड से लेते हैं, यानी चल जान दे यार, ये वाला मामला रहता है हमारे दिमाग में। कौन तो अब कानूनी कार्यवाही में उलझेगा, कौन इतना टाइम देगा, क्या करेंगे, रहने दो। ये इस तरह का जो इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड है वो हम में बहुत है, इसलिए भी इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर एक बात को इस इंपॉर्टेंस के साथ में जोड़ोगे, अगर वो तरीके से जुड़ेगी तभी वो बात आपके दिमाग में बैठेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ का जो ग्राहक है या उपभोक्ता है वो उपेक्षित है, इग्नोरेंस है उसके एटीट्यूड में, यानी वो चीज़ों को जानने देता है, फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो ही लोग हमें ठगते हैं, और अगर फर्क पड़ता है हमको तो लोग ठगने की हिम्मत नहीं करते हैं, राइट। अब एक और चीज़ बात है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। कहाँ कहाँ तक नज़र डालें, चाहे गुड्स की बात कह लो, चाहे सर्विस की बात कह लो, किस किस सेक्टर्स को उठाओगे। अभी रिसेंट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं बात करूँ कि जो नेपोटिज्म की वजह से एक यंग हमारा जो फिल्म एक्टर है उसने सुसाइड कमिट किया रिसेंटली, तो आप एक मिनट की बात देखोगे, एक्सप्लॉयटेशन कहाँ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, लाइमलाइट में रहने वाले लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं, और वैरायटी ऑफ सेक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत फैला हुआ है, वाइड स्प्रेडिंग है, आप इसको मतलब ये भान नहीं सकते किसी भी चीज़ में। तो इसलिए भी इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कस्टमर और कंज्यूमर को, चाहे वो गुड्स को परचेस कर रहा है या वो सर्विस को अवेल कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कहते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इस एक्ट के होने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा साबित होती है, ठीक है, क्योंकि शोषण बहुत ज़्यादा है और हर जगह है, बहुत हाई लेवल तक है। कहते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो छप जाती हैं नहीं तो छिप जाती हैं। अगर छप जाए तो सबको पता चल जाती हैं, और जो चीज़ छिप गई उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये जो शोषण है ना, कई बार तो छप रहा है लेकिन इससे कहीं गुना टाइम्स ये छिप रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भी हमें इस एक्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये 3 पॉइंट तो मैंने वो बताए हैं जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर, मार्केटर्स, प्रोड्यूसर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन लोगों की अगर नज़र से देखें तो इस एक्ट की क्या ज़रूरत है। देखो, उनका पहला अप्रोच वो ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी से ही तो वो हम लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ है, चाहे 5 M's की बात कर लो, चाहे मनी है, मटेरियल है, मेथड है, मैन है, मार्केट है, वो सारी चीज़ें कह लो, वो लेते भी हैं इस सोसाइटी से और देते भी इसी सोसाइटी को है। रॉ मटेरियल फॉर्म में वो लेते हैं और फिनिश गुड्स फॉर्म में वो देते हैं। तो ये कहते हैं जब हम हमारे रिसोर्सेज और सोर्सेज सोसाइटी से लेते हैं तो इसलिए क्योंकि हम वहाँ उन्हें फिनिश गुड्स और सर्विसेज फॉर्म में लौटाते हैं, इसलिए भी इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि कि हम अपने काम में बिल्कुल तरीके से चीज़ों को लौटा सकें और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर पाएं। इसलिए भी हमारे इस एक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अब बात और भी करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट मेंटेन करना चाहते हैं तो एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि बजाय कि आप 500 रुपए की चीज़ को 2 लोगों को बेचो, इससे बेहतर है 300 रुपए की चीज़ को 10,000 या 1,000 लोगों को बेचो। तो आप मान के चलो कि आपका जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे सोसाइटी से ही हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है हम सोसाइटी को अच्छा दें अगर हम अच्छा लेते हैं।
दूसरी बात कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है ये कि जब हम यहाँ से ले रहे हैं समाज से तो हम समाज को दे क्या रहे हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम अगर हमारे समाज से अच्छा ले रहे हैं तो हमें समाज को अच्छा ही देना है, तो इसलिए कहता है अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है तो ये गाइड करता है बिजनेसमैन को कि वो अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों को या जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं, राइट। अब आगे की बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखलंदाजी। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि सरकारी हस्तक्षेप हमारे काम में ना आए तो उसे अपने आप ही अपने से खुद के मन से ही इस एक्ट को फॉलो करने की दिशा में कदम उठा लेना चाहिए और उन्हीं स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी एश्योरेंस को हमारे कस्टमर्स को या मार्केट को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कि गवर्नमेंट को कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी ही ना पड़े। तो अगर वो चाहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो तो अपने आप से ही वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन रखें और अपनी चीज़ों को मार्केट में गुडविल को भी बनाए रखने में पूरा दिमाग लगाएं। इसके अलावा ये कहते हैं पर्पस क्या है, एक बिजनेस का पर्पस क्या होता है। अल्टीमेटली कस्टमर है तो वो है। मार्केट में एक कस्टमर अगर ना हो ना तो एक बिजनेसमैन, मार्केटर या एक प्रोड्यूसर की कोई भी रेपुटेशन नहीं होती। जस्ट बिकॉज ऑफ द कस्टमर दे आर देयर, राइट। तो यहाँ पे ये कहता है एक बिजनेसमैन को ये समझ में आ जाता है कि अगर हमने हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो बहुत जल्द ही हमारा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं हमारा पर्पस ये हमारे कस्टमर का मेंटेनिंग रखना या उसको और बढ़ाना है। हाउ टू एड आवर वैल्यू एडेड कस्टमर्स, राइट। तो हमारी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो एक बिजनेसमैन कहता है इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैंने ये सारी बातें बताई जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अब जरा बात करते हैं इसके स्कोप की। इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ लागू होता है। मैं तो आपसे ये पूछती हूँ ये कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है। अगर मैंने यहाँ एक्सप्लॉयटेशन की बात करी थी और मैंने आपको बताया कि हमारे लाइफ स्पान के पूरे कोई भी क्षेत्र को उठा लो, ईच एंड एवरीवेयर वी फाइंड सम एक्सप्लॉयटेशन। डिग्री कम ज्यादा हो सकती है मगर एक्सप्लॉयटेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दो चीज होती है, एक होता है एक्सप्लोरेशन और एक होता है एक्सप्लॉयटेशन। अगर सामने वाला एक्सप्लोर कर रहा है इट इज गुड फॉर अस, मगर कब ये लिमिट ऊपर चली जाएगी और एक्सप्लोरेशन कब एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये हम जज नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिएगा हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि हमें जरा पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप क्या है। तो ये कहते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है इसकी। किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है देखो, चाहे पैकिंग की बात कर लो, लेबलिंग की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर लो, उनकी ट्रांसपोर्ट जो हमारे स्टोरेज वगैरह है उसकी बात कर लो, उनकी सर्विस प्रोवाइडिंग की बात कर लो। इन सब बातों को कहीं भी देख लो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स निकल के आती हैं। तो इसलिए कहता है इस एक्ट का बहुत स्कोप है। आगे एक और बात कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कह रहा है वो, क्योंकि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्वों की बात है, चाहे हम समाज में रहें तब भी और अगर हम समाज में हम अपने आप को प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर माने तब भी। ये कहता है हमें एक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए हमेशा कि द ड्यूटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू प्रोवाइड राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसिंग टू द कस्टमर्स। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है तो हमें क्वालिटी गुड्स को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट प्राइसिंग पे, राइट पर्सन के हाथ में पहुंचाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये यकीन मान लेगा कि हम सिर्फ कभी जब हम कस्टमर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेलर भी होते हैं। हमारे इस पूरे लाइफ स्पान में हम बहुत बार कस्टमर और बहुत बार हम कस्टमर सेलर होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम कस्टमर हैं तो सेलर की ड्यूटी क्या है ये हम याद रखें, लेकिन जब हम खुद सेलर हैं तो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के इसने कहा है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब एक बात करते हैं अवेयरनेस की, यानी जागरूकता की। जागरूकता कहते हैं आज का जमाना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, सब लोग एजुकेटेड भी हैं, सब लोग अवेयर भी हैं। पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर जो कहना चाहिए प्रोटेक्शन। दे डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट, राइट। तो उन्हें पता है कि कब ये सीमाएं बढ़ जाएंगी और कब उनको एक्सप्लॉयटेशन कर दिया जाएगा अगर हम मान रहे हैं एक्सप्लोरेशन, और कब वो एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हर एक बिजनेसमैन को भी ये पता लग गया है कि पीपल आर वेरी स्मार्ट। अगर आज एक
जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो ये कहता है ना कि कोई बात नहीं, ये गया तो क्या हुआ, एम्प्लॉय कोई दूसरा मुझे मिल जाएंगे, इसके जैसे 10 मिल जाएंगे। तो ये यकीन मान लीजिएगा कि वो जो नीडी पर्सन है ना, जॉब सिकर है, उसको भी पता है अगर ये एम्प्लॉयर नहीं मिला तो क्या हुआ, 1000 और मिल जाएंगे। इफ आई हैव सम स्पेशल स्किल्स आई विल फाइंड इट। तो यही बात है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं तो इसका जो इस एक्ट का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आगे बात करते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। हमारा जो ग्राहक है उसकी संतुष्टि क्या हमारे लिए असर रखती है? यस, देखो ये कहा जाता था कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। हालांकि मार्केटर्स ने इसी प्रिंसिपल को बहुत तोड़ा और मरोड़ा है, बहुत बर्बाद किया है इस प्रिंसिपल को, और जितना ज़्यादा धोखा और जितना ज़्यादा अत्याचार हमारे कस्टमर पर हुआ है उतना ज़्यादा शायद किसी पर भी नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल ये है कि हमेशा मान के चलो, किसी भी बिजनेस की सफलता का अगर कोई राज पता करना है तो वो उसका उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है जिसमें वो ये माने कि जस्ट ट्रीट माई कस्टमर एज अ गॉड। मैं भगवान की तरह से मैं मेरे ग्राहक को पूजता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ, मैं उसे मानता हूँ। अगर ग्राहक है तो मैं हूँ, अगर मेरे होने से ग्राहक होगा ये मेरी गलत फहमी है। सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द कस्टमर वी आर हेयर इन द मार्केट। यही है एक्चुअल की ऑफ द सक्सेस ऑफ ए बिजनेसमैन। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो हमारे कस्टमर की संतुष्टि है उसको हम कितना समझते हैं, कितनी गहराई तक लेके जाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम गुड्स और सर्विसेज को रीजनेबल प्राइस में एक बढ़िया क्वालिटी के साथ राइट टाइम और राइट प्लेस पे प्रोवाइड करवा देंगे तो यकीन मान लीजिएगा कि कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, और ये चीज़ इसके एरिया को बढ़ा देती है। आज लोग क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, आज लोग क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उन क्वालिटी चीज़ों के लिए एक अच्छा हैंडसम प्राइसिंग देने को रेडी हैं। पीपल आर अवेयर अबाउट क्वालिटी एंड पीपल आर रेडी टू गिव द प्राइस। ठीक है, तो ये चीज मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को समझ में आ चुकी है। तो उन्हें पता है अगर हमें अच्छा चार्ज करना है इस सर्विस के अगेंस्ट में तो हमें बहुत अच्छा देना है, अच्छा चार्ज करने के लिए बहुत अच्छा देना है। ये बात समझ में आ गई है। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे एक्सट्रीम है, हाईलाइट है। राइट, अब आगे की बात करते हैं। अगर बात करें कि बिजनेस की जो ग्रोथ है वो मान के चलिए, हमने अभी बात करी कि एक कस्टमर है तो मैं हूँ, मेरे होने से कस्टमर नहीं है, तो यकीन मान लीजिए अगर जो आदमी ये फॉलो करता है कि कस्टमर की वजह से मेरे मार्केट में एग्जिस्टेंस है, मेरा सर्वाइवल ही उसी की वजह से है, तो यकीन मान लीजिए उस बिजनेस की ग्रोथ पक्की है, और यही ग्रोथ उसके सर्वाइवल के जो परसेंटेज को बहुत हाई कर देगी। उसके अलावा ये कहता है एक ट्रस्टीशिप, एक विश्वसनीयता होती है, एक प्रिंसिपल होता है ट्रस्टीशिप का। वो क्या कहता है कि हम क्योंकि सोसाइटी में ही हमारे सप्लाई करते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं बनाते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि मैंने समाज से कुछ लिया है तो मेरे समाज को देने का क्या दायित्व बनता है। मैं समाज का एक ट्रस्टी हूं, ये यकीन मान लीजिए। तो मुझे सोसाइटी के फायदे के लिए इफेक्टिव वे में चीज़ों को लौटाना होगा, और यही चीज़ जो कहता है मुझे सही चीज़ों को सही वे में लौटाना होगा, उसमें मेरे कस्टमर्स को दी गई क्वालिटी सर्विसेज एंड क्वालिटी गुड्स भी शामिल होती हैं। इसी बात को रखने के लिए हमें कहते हैं कि ट्रस्टीशिप है, ये एक प्रिंसिपल है ट्रस्टीशिप का जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है, और ये फॉलो करने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एरिया इसीलिए बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ना केवल इसकी इंपॉर्टेंस बल्कि स्कोप को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। आपको पसंद आता है, समझ आता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि कि मेरे को आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। आपने मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स अलर्ट में आ जाए। थैंक यू सो मच।